हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स की शीट 4 डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने शीट फर्स्ट, शीट सेकंड और शीट थर्ड करी होगी, तो आपको शीट 4 बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपने शीट फर्स्ट नहीं देखी, शीट सेकंड नहीं देखी, तो आप इसको देखिए, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से ही समझ में आना है, वरना आपको दिक्कत हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठेगी आपकी। तो इधर देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन रेट लॉ। कि रेट लॉ क्या होता है। अगर मैं बैच पढ़ा रहा होता तो मैं सिर्फ क्या करता कि रेट लॉ हेडिंग डलवाता। इस समय बस मैंने क्वेश्चन में आपको लिख दिया है कि रेट लॉ होता क्या है, ठीक है ना। और पीवाईक्यू है, आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, एक बार नहीं बहुत बार। रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ होता है हमारा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ the rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reactant is directly proportional to the product of concentration of reactant, and each term is raised to some power which are determined experimentally, is called रेट लॉ। क्या होता है। रेट लॉ होता है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं एक जनरल इक्वेशन मानूं कि ए गिव्स सी सी और डी डी, एक जनरल इक्वेशन मैंने मानी है। अगर मैं रेट लॉ लिखूं तो रेट लॉ में किस तरीके से लिखूंगा। रेट लॉ से रेट लिखता हूं। मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ rate of reaction directly proportional to the product of concentration of each reactant। तो reactant क्या है, A और B, तो concentration का प्रोडक्ट कर दूंगा मैं इस जगह। और उसका जो each term is raised to some power, ये जो है इसकी कुछ पावर होगी और इसकी कुछ पावर होगी, वो मुझको नहीं पता है वो क्या हो सकती है, एक्सपेरिमेंटली डिराइव होगी। तो इसकी पावर मैं P और Q मान ले रहा हूं। क्या मानना हूं, P और Q में इसकी पावर मानना हूं। तो जब भी कोई साइन हटाते हैं तो इजिकल टू कांस्टेंट लगाते हैं, तो इस जगह क्या मैंने लगा दिया, के लगा दिया। क्या लगा लिया, के कांस्टेंट लगा दिया। इस जगह के क्या है, के हमारा रेट कांस्टेंट है। वेयर के क्या है, रेट कांस्टेंट है, या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोल सकता हूं। स्पेसिफिक है, ठीक है ना, रिएक्शन रेट। इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। अगर इस पर एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, दूसरा एग्जांपल अगर मैं इस जगह लूं, A प्लस बी गिव्स C, तो रेट लॉ से मैं रेट कैसे लिखूंगा, रेट लॉ से मैं रेट लिखूंगा कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट ये है और ये है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, ईच टर्म, इस जगह मैंने पी और क्यू लगाया था, इस जगह मैं अल्फा और बीटा लगा लेता हूं, कुछ भी लगा सकते हैं पावर। तो जब भी कोई साइन हटाते हैं तो इजिकल टू है, तो इस जगह हमारा क्या बोलेगा, ये अल्फा और ये बीटा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। वेयर इस जगह के क्या है, रेट कांस्टेंट है, या फिर स्पेसिफिक रेट है। बोलिए वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, राइट द डिफरेंस बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस बताना है।
रेट कांस्टेंट में और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है कि रेट कांस्टेंट क्या होता है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन तो मैं आपको बता चुका हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, दी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम is called rate of reaction। क्या होती है वो, रेट की यूनिट क्या होती है वो भी बता चुका हूं, इट्स यूनिट इज, इट्स यूनिट इज, क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, ठीक है ना। अब रेट कांस्टेंट क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताई है। रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं आपको, या रेट लॉ से मैं अगर आपको बोलूं कि ए प्लस बी बी गिव्स सी सी और डी डी, तो इससे अगर मैं रेट लॉ से रेट लिखूं तो किस तरीके से लिखूंगा कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of each reactant and each term is raised to some power which are determined experimentally। तो इस जगह इसकी पावर p और इस जगह इसकी पावर q, तो जब भी कोई साइन हटाते हैं इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं तो इस जगह कांस्टेंट क्या आ लेगा मेरा, के कांस्टेंट हो लिया। अगर मैं इस जगह के क्या है, यही तो रेट कांस्टेंट है, यही मेरे को निकालना है। अगर मैं इस जगह के निकालूं, इसको मैं नीचे भेज देता हूं, तो रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर पी और बी की पावर क्यू, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इस जगह बोलूं इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर पी और बी की पावर क्यू को मैं 1 मोल पर लीटर, भाई है तो ये मोलैरिटी, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर, इसको अगर मैंने 1 मान लिया तो मेरा ये किस तरीके से हो जाएगा, के इक्वल टू रेट अपॉन, इस जगह 1 कर दूंगा तो के इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, रेट के बराबर। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो के क्या है, रेट कांस्टेंट, और ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन कब हुआ, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच टर्म इज टेकन एज यूनिटी। क्या ले लिया, यूनिटी ले लिया। तो इसी को मैं इस जगह डिफाइन कर रहा हूं उस जगह कि किस तरीके से लिखेंगे, रेट कांस्टेंट for a reaction is equal to the rate of reaction when concentration of each reactant is taken as यूनिटी, या फिर यूनिटी का मतलब 1 मोल पर लीटर भी मैं बोल सकता हूं। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं आपको पहली बात बताऊं, मैंने ये कुछ प्रिंटेड नहीं कर रहा हूं, बकायदा लिखकर दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि किताब अगर मैं इस जगह इसको टाइप करवा दूं या टाइप कर कर मैं इस जगह लिख दूं, या कोई किताब का इस जगह फोटो मतलब खींचा और इस जगह अगर मैं लगा दूं उसको, तो आपको वो फील नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि टीचर किताब को रीड कर कर दिखा रहा है, मैं रीड नहीं कर रहा हूं, मैं बकायदा इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर कर दिखा रहा हूं। बस कुछ अंतर नहीं है। अगर मैं आपको क्लास पढ़ाता तो क्लास पढ़ाने में क्या रहता कि आप रेट लॉ हेडिंग डालो, फिर रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंस लिखो, या रेट कांस्टेंट बता देता, रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया है। तो इतना ही अंतर है, इससे ज्यादा अंतर नहीं है।
अगर आप इन शीट्स को कर रहे हो तो भी चैप्टर ही तैयार हो रहा है, और आपकी सीधे सीधे अगर आप शीट को करते हो क्वेश्चन बैंक बन रही है आपकी, आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीदने की नीड नहीं पड़ेगी लास्ट में, क्योंकि तैयारी जीत की बहुत पहले से करनी होती है, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग से ही करवा रहा हूं। 25 मार्च से इस शीट में आपके लिए अपलोड करने लग गया, और टिल मैं लास्ट तक आपको अपलोड करते रहूंगा, लेकिन आपको करनी आपको ही पड़ेगी। नहीं करोगे तो इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। देखिए अब इसकी यूनिट क्या होती है, इट्स यूनिट डिपेंड्स अपॉन दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किस पर यूनिट डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी बताऊंगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, आगे आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। हमारा इसमें डिफरेंस है। देखिए वाई डज रेट ऑफ रिएक्शन नॉट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन प्रोसेस। रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट क्यों नहीं रहती, बिकॉज rate depends upon the concentration of reactant। क्योंकि रेट किस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है, which decreases with time, जो कि टाइम के हिसाब से क्या होती है, डिक्रीज होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में मैं आपको 99% लिख कर देता हूं कि 2026 में ये जरूर आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा। कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन होती है द रिएक्शन विच occurs only in one step, जो कि एक ही स्टेप में आकर करती है। वन स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन विच अकर मोर देन वन स्टेप, एक से ज्यादा स्टेप में होती है, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन is called elementary step of reaction। उसको हम क्या बोलते हैं, बोल देते हैं हर एक स्टेप किसका, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कभी कभार इसी को पूछ सकता है कि ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड, और डैश लगा देगा वो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं। इधर देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, बता चुका हूं मैं फर्स्ट लेक्चर में भी, आज के लेक्चर में भी बताया है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ये हमारी क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन है हमारी 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, formation of
NO2 का हमको फॉर्मेशन दे दिया है, गिवन दे दिया है हमको। NO2 हमारी कहां पर है, प्रोडक्ट में, तो प्लस का कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी, ये हमको दे दिया है 2.8 इंटू 10⁻³ कैपिटल M सेकेंड इनवर्स, मतलब मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स। और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का निकलवा रहा है, मतलब क्या निकलवा रहा है हमसे, है फाइंड करना है हमको रेट ऑफ N2O5। किस तरीके से लिखूंगा डिसअपीयरेंस, माइनस का कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी निकलना है। रेट ऑफ रिएक्शन में हम कोफिशिएंट को रेसिप्रोकल कर देते हैं जो 2 है। अगर मैं इस जगह रेट ऑफ रिएक्शन आपसे बोलूं तो किस तरीके से लिखूंगा, 1/2 माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/4 प्लस का डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, निकालना मेरे को, इसको उधर भेज दे रहा, तो को ही मैं सॉल्व करता हूं। तो 1/2 माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, और ये कितना है 1/4, और इसकी वैल्यू कितनी है 2.8 इंटू 10⁻³ ये कट लेगा 2 से 1.4 टाइम्स। करवा रखा है मैंने, फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में करवाया था आई थिंक, ठीक है ना। तो इस जगह मेरा आंसर कितना आ जाएगा, इसका इधर ही लिख देता हूं, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, तो 1.4 इंटू 10⁻³ कैपिटल M सेकेंड इनवर्स, हमारा इसका क्या हो लेगा, आंसर हो लेगा, कर लेना, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा, ये रिपीट टेलीकास्ट है। एक और देखिए, अमोनिया एंड ऑक्सीजन रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर, और रिएक्शन हमको दे दी गई है, इन एन एक्सपेरिमेंट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, गिवन क्या दे दिया है हमको, NO का फॉर्मेशन, मतलब प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा टी, ये हमको दे दिया है 3.6 इंटू 10⁻³ कैपिटल M सेकेंड इनवर्स, -3 है, ठीक है ना। कैलकुलेट क्या करना है, पहला पार्ट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी, ये फाइंड करना है। सीधी सीधी बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, आपको इतने अच्छे से आ जाने चाहिए न्यूमेरिकल कि मैंने आपको इतने अच्छे से सिखाए हैं ना, अगर आपको अभी भी नहीं आ रहा है तो फिर बहुत दिक्कत है, याद रखो। इधर देखिए ध्यान से, तो रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी, और 1/5 माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी, 1/4 प्लस का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी, और 1/6 प्लस का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन डेल्टा टी, ये होलेगा, होलेगा कि नहीं होलेगा। अब मेरे को NH3 का निकालना है और इस NO का दिया हुआ है, तो इसको और इसको सॉल्व करूंगा, तो 1/4 माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी, और ये कितना है 1/4 प्लस का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी, NO2 सॉरी NO है, कितना है NO अपॉन डेल्टा टी, याद रखना ये क्या है, NO ही है।
NO है, ठीक है ना। 4 से 4 को तो हटाओ, तो कितना बचा इस जगह, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी। इसकी वैल्यू ये गिवन है, तो सेम एज इट इज हो लेगी 3.6 इंटू 10⁻³ कैपिटल M सेकेंड इनवर्स हमारी क्या हो लेगी, इसकी वैल्यू हो लेगी। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या निकालना है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हमको वाटर की फॉर्मेशन मतलब ये चीज मेरे को निकालनी है। गिवन मेरे को ये, आप चाहो तो इसको और इसको कंपेयर कर लो या फिर इसको और इसको कंपेयर, लेकिन मैं आपको बोलूंगा जो गिवन है उससे कंपेयर करना। बाई चांस अगर ये वैल्यू वैसे तो सही है, अगर बाई चांस गलत आ गई होगी तो ये भी फिर हमारा गलत आएगा H2O का ये वाला, ठीक है ना। इस जगह अगर मैं लिखूं तो क्या, 1/6 प्लस का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O, और इस जगह 1/4 प्लस का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा टी। तो इसको मैं उधर भेज दूंगा, तो प्लस का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन डेल्टा टी 6/4, और ये कितना था 3.6 इंटू 10⁻³ तो 2 3 जा 2 2 जा, और इससे करूंगा तो 1.8, तो इसका 18 3 जा 54, तो हमारा इतना इसका आंसर आ लेगा। PYQ है, आया हुआ है बहुत बार, बोर्ड में आया हुआ है, याद रखना, और आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा अ केमिकल रिएक्शन 2A गिव्स 4B प्लस C, 2A गिव्स 4B प्लस C इन गैसियस फेज shows an increase in concentration of B। कितना है गिवन दिया हुआ है मेरे को, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, और कितने 10, और बी क्या है मेरा प्रोडक्ट है, तो फॉर्मेशन है, ये अपीयरेंस हो रही, ये मेरे को दे दिया है 5 इंटू 10⁻³ कैपिटल M है, सॉरी, और इस जगह 10, अगर ये 10 मेरा ऊपर गया तो इस जगह पावर 1, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4 कैपिटल M सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी निकालना है, जो कि मैं आपको निकालकर बता दिया है। पहला पार्ट क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, यही है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, 5 इंटू 10⁻⁻4 कैपिटल M सेकेंड इनवर्स। दूसरा पार्ट हमको क्या बोला जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है, तो रिएक्शन क्या है, 2A गिव्स 4B प्लस, 2A गिव्स 4B प्लस का अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन में किस तरीके से लिखूंगा, 1/2 माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/4 प्लस का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू प्लस का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल्टा टी। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। तो किस तरीके से होगा ये, अब हमारा अब क्या बोल रहा है हमको, रेट ऑफ रिएक्शन निकलवा रहा है, तो बी का हमको दिया हुआ है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी आ जाएगी 1/4 इंटू नहीं, इंटू ऐसे होता ही है, प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। इस तरीके से मैंने आपको लिखकर दिखाया है। तो 1/4 इसकी वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁻4 है। तो जब मैं इसको इससे, तो ये हमारा हो लेगा 1.25, कितना हो लेगा 1.25 इंटू 10⁻⁻4 कैपिटल M सेकेंड इनवर्स। इतना ही होगा, बाद बाकी मैं इसको आपको एक बार कंफर्म कर ले रहा हूं। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि 12th स्टैंडर्ड में हो तो आता होगा, इतना ही है ना। बाद बाकी अगर आंसर कोई बाई चांस कुछ गलत हो जाए तो ह्यूमन एरर है, आ सकती है, वैसे तो ट्राई करूंगा कि नहीं आनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना है। डिसअपीयरेंस ऑफ ए तो ये है, या इसको और इसको कंपेयर करो सीधे सीधे, तो किस तरीके से होगा, ये सेकंड पार्ट था,
डिसअपियरेंस ऑफ ए लिखूंगा तो ये मेरे को फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए 1/2 माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी और 1/4 प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, तो कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो इस जगह जब अगर ये सॉल्व होगा तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, तो इस जगह 1/2 ये कितना है? 5 इंटू 10⁻³ -3, सॉरी -4 है। कितना है? -4। तो 1/2, सॉरी इसको इधर से करेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻⁻4 कैपिटल एम सेकेंड इनवर्स हमारा क्या हो लेगा? आंसर हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। मैं आपको सोचो शीट किस तरीके से सॉल्व करवा रहा हूं। इतनी मेहनत मैं लिख कर दे सकता हूं, कोई भी नहीं कर सकता जितनी मैं कर दिखा रहा हूं आपको। डेली शीट्स कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता। मैं आपको कंटेंट पढ़ाता हूं और उसी की शीट दे देता हूं, और बहुत समय लगता है। सोचो इस वीडियो को बनाने में भी तो समय जा रहा है मेरा, और अगर आप इसको अच्छे से नहीं करते हो तो फिर दिक्कत है आपके साथ। इसको करने के बाद एक बार अपने आप खुद भी क्वेश्चंस को करना है। खुद नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, याद रखना। हाउ कैन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अब हमारा इस जगह एवरेज रेट क्या होता है? एवरेज रेट, तो एवरेज रेट को आर से और एवरेज इसलिए इसको मैं इस जगह एवीजी लिख देता हूं। तो एवरेज रेट लिखूंगा तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो इस जगह अगर मैं रिएक्टेंट में रिएक्शन मानना हूं, कंसिडर कर रहा हूं, आर गिव्स पी, मतलब रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। अगर मैं रिएक्टेंट के लिए लिखूं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी। प्रोडक्ट के लिए लिखूंगा तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी हो लेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? अब अगर मैं इस जगह रिएक्टेंट के लिए ग्राफ, तो फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के लिए किस तरीके से ग्राफ बनेगा अगर आप ध्यान से देखिएगा। रिएक्टेंट अगर मैं इस जगह करूं तो ये तो मेरा कंसंट्रेशन, और इस जगह क्या होता है? टाइम। ये क्या है? टाइम। और इधर क्या है? कंसंट्रेशन, जो कि क्या है? आर हमारा कंसंट्रेशन है। इसके लिए ग्राफ हमारा जाता है इस तरीके से। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं इस जगह कंसंट्रेशन लूं और इस जगह टाइम ले रहा हूं, और एक में इस जगह कंसंट्रेशन और इस जगह टाइम। अब इस जगह तो 0 है, ये ओरिजिन होता है, और इस जगह टाइम t1 होगा और इस जगह टाइम t2 होगा। ऑब्वियसली बात है कि t2 ज्यादा होगा और t1 कम होगा। और इस जगह ये क्या होगा? जहां पर t1 है वहां पर मेरा क्या लगेगा? R1। जहां पर लगेगा R2। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर मैं इस जगह सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं तो एवरेज में डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी रिएक्टेंट के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी। और अगर मैं इस जगह रिएक्टेंट के लिए लिखूं तो मेरा किस तरीके से हो जाएगा? R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1 हो लेगा। ये हमारा एवरेज रेट है, ठीक है ना? अगर मैं इस जगह इंस्टेंटेनियस के लिए, मतलब चलो पहले इसके लिए प्रोडक्ट के लिए बताता हूं। फॉर प्रोडक्ट के लिए ग्राफ थोड़ा सा इस तरीके से जाएगा। अब इस तरीके से जाएगा तो इधर क्या है? टाइम, ये 0, और इस जगह क्या है मेरा? कंसंट्रेशन R। तो इस जगह अगर मैं इस ग्राफ को इधर इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं और एक इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं, तो ये टाइम t1 और ये t2। अब t1 पर ये क्या है? प्रोडक्ट है p1, और ये क्या है? प्रोडक्ट p2। इसको आप प्रोडक्ट ही बना लेना। क्या बना लेना? कि ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है p, ठीक है ना? तो जब इस तरीके से हो जाएगा तो इसके लिए अगर मैं
और प्रोडक्ट की बात करूंगा तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी हो लेगा। तो एवरेज अगर मैं बात करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ P1 और T2 माइनस P1 हो लेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं इस जगह इंस्टेंटेनियस में जाऊं तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, इस जगह आर, इस जगह बस INST कर रहा हूं। ये वो बहुत ही ज्यादा वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है, या पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ टाइम। तो इस जगह बस कुछ नहीं होगा, dx अपॉन dt कर दूंगा। तो d किसके लिए है ये टर्म? ये वेरी शॉर्ट डिफरेंशिएशन वाला या डेरिवेटिव जो आपने क्लास 11th में डेरिवेटिव, वो है वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है ये। इस जगह अगर मैं लिखूंगा तो डी कंसंट्रेशन माइनस का डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन dt, और इस जगह प्लस का डी कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन dt। P क्या है? प्रोडक्ट। ये हमारा इंस्टेंटेनियस के लिए हो लेगा। अगर मैं रिएक्टेंट के लिए आपको बोलूं, रिएक्टेंट के लिए किस तरीके से होगा? इधर क्या होगा? कंसंट्रेशन, और इस जगह क्या होगा? टाइम हो लेगा। क्या हो लेगा? टाइम। ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ, इस पर कोई कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस कर्व पर, और ये हमारा बन गया ट्राइंगल। अब इस जगह अगर मैं आपसे बोलूं कि एंगल पूरा कितने का है, 180 मान लो होगा, 180 माइनस का थीटा हो लेगा। कितना हो लेगा? 180 माइनस का थीटा। टाइम है तो ये क्या हो लेगा? dt, और इस जगह क्या हो लेगा? d कंसंट्रेशन ऑफ r हो लेगा। इस तरीके से दिखा, ये हो लेगा। ठीक है ना? अब इस जगह आपको पता है कि स्लोप क्या होती है हमारी? टेन थीटा। तो टेन 180 माइनस थीटा हो लेगा, और इस जगह d कंसंट्रेशन ऑफ r अपॉन dt। अब टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का, बता रखा है मैंने आपको, ये सेकंड या थर्ड लेक्चर में बताया था। और ये क्या है? हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस समय हमारी कैसी है? नेगेटिव है। कैसी है? नेगेटिव स्लोप है भाई, टेन थीटा स्लोप हो। अगर मैं इस जगह बात करूं प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट के लिए किस तरीके से होगा? फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए इस तरीके से जाता है। अब इस जगह इसके लिए टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ हो लेगा। तो ये क्या है? थीटा। इस जगह तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और इस जगह टाइम। तो टाइम में तो ये dt हो लेगा, और ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब dp हो लेगा। तो इस जगह अगर मैं इस जगह लिखूंगा तो टेन थीटा अपॉन dt। भाई इस जगह तो ट्राइंगल में 180 माइनस थीटा, वो माइनस टेन थीटा। तो टेन थीटा तो टेन थीटा ही है, तो टेन थीटा को ही स्लोप बोलते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इस जगह किस तरीके से होती है? पॉजिटिव स्लोप होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव स्लोप होती है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फैक्टर्स हमको बताने हैं। एक क्या है हमारा? पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट है, क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा क्या है, टेम्परेचर है, क्या है, टेम्परेचर। तीसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट है। और पांचवा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारे फैक्टर्स हैं। ये मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चंस करवा दिए हैं केमिकल काइनेटिक्स की शीट 4 में। कुछ मैंने रिपीट टेलीकास्ट भी किया है ताकि आप पुराना ना भूलो, आपको याद रहे। करते हो तो ज्यादा बेटर है, वरना मैं पूरी मेहनत करता हूं घर पर। अगर आप अपने आप इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप भी करोगे ना इस क्वेश्चन को, तो आपको इतने अच्छे तरीके से क्लियर हो लेंगे कि कोई डाउट आना असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है कि आपको डाउट आए। लेकिन आप अच्छे से बस करो। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लेक्चर को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।